Subscribe now and press the bell icon. स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का पाठ 14 यानी कि अध्याय 14। आज हम पढ़ेंगे ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती पाठ के लेखक हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से किसी काम में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब आगे से हम कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आपके लिए मैं अवेलेबल करवा सकूँ, तो उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 14 ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती पाठ के लेखक हैं। चलिए लेखक परिचय हम देखते हैं, क्योंकि आपके एक प्रश्न लेखक परिचय का भी आएगा। तो देखिए धर्मवीर भारती जो हैं, इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1997 ईस्वी। धर्मवीर भारती का जन्म अतारसुइया इलाहाबाद में हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया अर्थात लिखा। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। देखिए धर्मवीर भारती जी ने साप्ताहिक पत्रिका, ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन करके वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। ये साप्ताहिक पत्रिका है, ये संगम जो है ये भी पत्रिका है, इसके भी संपादक ये रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में देखिए धर्मवीर भारती की जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश, ये इनके उपन्यास हैं। ये तीनों जिनका अभी हमने नाम लिया ये इनके उपन्यास हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत, ये इनके काव्य हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अंधा युग, ये इनका पद्यात्मक नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ठेले पर हिमालय, कहनी, अनकहनी व पश्यंती, ये इनके निबंध संग्रह हैं। देखिए ठेले पर हिमालय इनका निबंध संग्रह है। कहनी, अनकहनी व पश्यंती, ये भी इनके निबंध संग्रह है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं ठेले पर हिमालय, ये भी एक निबंध इनका है। इनके अतिरिक्त इन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता। ये पढ़ा हमने लेखक परिचय। अब देखते हैं पाठ परिचय की। पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पाठ परिचय की यदि हम बात करें तो प्रस्तुत निबंध, देखिए निबंध हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी कहाँ बसा हुआ है? देखिए सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। देखिए कौसानी जो है वो हमें किसका आभास कराता है? मानो स्विट्जरलैंड हो। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप और संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त यानी मन में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है, अर्थात साक्षात हो उठता है। चलिए पढ़ते हैं पाठ ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। देखिए बैठे बिठाए मिल गया किसके लिए कह रहे हैं? शीर्षक के लिए। ठेले पर हिमालय जो शीर्षक है उसके लिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। अभी कल की ही बात है, एक पान की दुकान पर मैं, यहाँ पर मैं कौन है? लेखक। मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था।
कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। देखिए, लेखक के जो मित्र हैं उनका जन्म कहाँ का है? अल्मोड़ा का। तो ये बात किसने बोली कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है? लेखक के मित्र ने। और तत्काल किसे देख के बोला? देखिए, जो बर्फ था जो ठेले पर लदा हुआ था उसको देख करके लेखक के मित्र जो अल्मोड़ा से थे उन्होंने क्या कहा कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप एक नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडोल बेतुकी लिख डाले। शीर्षक मौजू हैं, यानी कि जोरदार हैं। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है, इस बर्फ को डांटे उतर जाओ। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े हो, ओ नए कवियों ठेले पर लदो पान की दुकानों पर बिको। देखिए, यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो नए नए कवि हैं वो बड़ी बड़ी मतलब नए नए जो विषय हैं उन पर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊंचे ऊंचे जो शिखर है, शिखरों की जो छटाएं हैं उन पर लिखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नए कवियों ठेले पर लदो, यानी कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं पान की दुकानों पर बिको, यानी कि जो सामान्य सी बातें हैं, सामान्य सी जो दिखाई देने वाली जो घटनाएं हैं, बातें हैं, उन पर भी आप अपनी कलम चलाओ, उन पर भी कुछ नया लिखो। ये तमाम बातें उस समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। देखिए, क्योंकि लेखक का मित्र जो है वो अल्मोड़ा उसका जन्म स्थान है, इसलिए लेखक अपने मित्र के बारे में ऐसा कह रहे हैं। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत से निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। देखिए, लोग जो लेखक हो रहे कौसानी क्यों गए थे? बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, नौसिखिया यानी नवशिक्षित जिसने अभी अभी सीखा है, ऐसा लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तब सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहां उतर गए, बस अल्मोड़ा चली गई। देखिए, कौसानी जाने वाले कितने लोग थे? ये 2 लोग थे, एक तो लेखक और लेखक के मित्र। बाकी जो बस थी वो अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गई। सामने की एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। देखिए, किसके लिए कहा लेखक ने ऐसा? शुक्ल जी के लिए, कि उनके जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था। उन्होंने, किन्होंने? शुक्ल जी ने। और खुद को कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती है, यानी कि भाग जाया करती है। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है?
लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोली सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह दुबला पतला मुझ जैसा ही सींकिया शरीर, सींक यानी सींक के समान पतला दुबला जो शरीर होता है उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है, सींकिया शरीर, और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, यानी कि मेरे चेहरे पर जो उत्सुकता थी उसको देखकर समझ करके शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। देखिए ऊपर जो जो यहाँ पर विशेषण बताए गए हैं, जो जो बातें बताई है लेखक ने, ये सब किसके लिए बताई है? मशहूर चित्रकार सेन के लिए, जो लेखक के मित्र शुक्ल जी के साथ आया था। कौन था? मशहूर चित्रकार सेन। तो देखिए शुक्ल जी ने उनका परिचय देते हुए कहा कि ये हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। तो देखिए जो सेन था वह क्या था? मशहूर चित्रकार। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कोसी से बस चली, कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। अब देखिए यहाँ पर वापस मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि ये जो वाक्य है कि वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने को आए, ऐसा किसके लिए कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो चित्रकार था सेन उसके लिए कहा गया है लेखक के द्वारा, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे स्कूल लेक्चरर या सेकंड ग्रेड टीचर्स की जो भर्ती परीक्षा होते हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए साथ में मैं ये भी आपको बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथ में ही बताना जरूरी है। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के, देखिए कोसी क्या है? कोसी एक नदी है, ध्यान रखिएगा। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें, और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर रेंगती हुई ककरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था, यानी कि आलसी कर रहा था। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कोसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये जो हमने पढ़ा, तो ये कोसी से बस चली तो सारा दृश्य बदल गया, यानी कि कोसी के आगे का जो दृश्य है वो दृश्य अभी हमने पढ़ा। बहुत ही अच्छा दृश्य है, लेखक ने जिस तरीके से वर्णन किया। और देखिए कोसानी के, अब ये लोग जो थे कोसानी के नज़दीक पहुंच चुके थे, जो और कोसी से 18 मील आगे चले आए, और यहाँ से कोसानी कितने मील हैं? 6 मील और है, तो 18 और 6 कितने हैं? 24, यानी कि कोसी से कोसानी जो है वो 24 मील है। ये भी शायद प्रश्न बन सकता है स्कूल लेक्चरर्स में, तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आवास कोसानी में ही होता है। देखिए गांधी जी ने भी यहाँ मतलब कहाँ पे? कोसानी में ही अनासक्ति योग लिखा था। किसने? गांधी जी ने। और किसके लिए? कोसानी के लिए क्या कहा गांधी जी ने? कि स्विट्जरलैंड का आवास कोसानी में ही होता है, ऐसा गांधी जी ने कहा। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त
भी करने लगे और जो जो कौसानी नजदीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। देखिए कौसानी के बारे में बताया जा रहा है, प्रश्न बन सकता है, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझे कि सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर से ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर के बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं है। बिल्कुल ठगे गए हैं हम लोग। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल ठगे गए हैं हम लोग। ऐसा क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि लेखक बर्फ को नजदीक से देखने के लिए तो कौसानी आए थे, लेकिन वहां पर जाकर के देखा तो क्या देखा कि बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। तो ऐसा लगा मानो ठगे गए हैं हम लोग। कितना खिन्न था, दुखी था। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रहा। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हमें मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलें की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया, मन में विचार यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठा करके कलाई में लपेट लूं, आँखों से लगा लूं। अकस्मात यानी कि अचानक हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए अब यहाँ का जो सौंदर्य लेखक को दिख रहा है, उस सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये खेत, हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात अचानक फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद, न रू पहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। क्या यह है? क्या बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक में यानी कि प्रसन्नता में चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया, खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। देखिए कितना अच्छा वर्णन, कितना मनमोहक, कितना आकर्षक वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है कि लेखक को अचानक बर्फ दिखाई देता है और जैसे ही लेखक हर्षातिरेक यानी कि खुश होकर के, क्योंकि लेखक जो हैं वो बर्फ को नज़दीक से देखने के लिए कौसानी आते हैं और जब बर्फ नहीं दिखाई देता है तो वो दुखी होते हैं, लेकिन देखते देखते यानी कि घाटी के सौंदर्य को देखते देखते अचानक बर्फ की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि उस पार जो है वो कौन सा पर्वत है? हिमालय है। तो बादलों ने उसको ढक रखा था। तो बादल के हटते ही जैसे ही बर्फ का थोड़ा सा भाग दिखाई दिया तो हर्षातिरेक यानी कि प्रसन्न होकर के लेखक चीख उठे कि बर्फ वह देखो। जैसे ही लेखक के साथी जो थे शुक्ल जी, सेन जी, सभी ने देखा कि अचानक वह जो है जो बर्फ दिखाई दे रहा था लेखक को, वह लुप्त हो गया, छिप गया। तो
तो देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर व्यंजना की है कि वह दिखाई देता हुआ जो अचानक छिप गया, वह ऐसा लग रहा था मानो वह जो है बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का जो अंश, वह बाल शिखर जान किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो, जैसे खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर नहीं पड़े। पर उस क्षण, उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई, यानी कि गायब हो गई। हम सब आकुल हो उठे, अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने होगा निरावृत। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कौसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब, 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी, आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। तो देखिए लेखक जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो हिमालय था, जो बर्फ था, तो उनको बादलों ने ढक रखा था। तो लेखक को जैसे ही हिमालय का कुछ अंश दिखा वो बहुत खुश हुए। और यहाँ पर देखिए डाक बंगले में जब लेखक आते हैं तो डाक बंगले के जो खान साहब है, जो वहाँ का नौकर है, उसने कहा कि 14 टूरिस्ट आकर के हफ्ते भर पड़े रहे लेकिन फिर भी उनको बर्फ नहीं दिखी, लेकिन आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। तो देखिए लेखक ये सुनकर के बहुत खुश होता है। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितने टूरिस्ट, 14 टूरिस्ट आकर के हफ्ते भर पड़े रहे लेकिन उनको बर्फ नहीं दिखी। सामान रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी कि यह अगर बता पाता तो यह खरोच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होकर या खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। तो देखिए हिमालय का जो बर्फ है उसको देख कर के लेखक के मन में क्या क्या विचार आए, लेखक क्या सोचते हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि लेखक बता रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर जो मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता मानो हमारे माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पुराने साधकों ने कितने प्रकार के ताप बताए, 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप बताए या कष्ट बताए। और इनको शमित करने का उपाय क्या बताया, हिमालय पर जाने पर इन तीनों तापों का शमन, यानी कि यह शांत हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे, ऐसा उस समय बताया पुराने साधकों ने। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ, कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, एटर्नल स्लो। क्या कहा है, चिरंतन हिम। सूरज ढल रहा था, सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू करते हुए बहते रहे हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। अब देखिए ग्लेशियरों पर जो बर्फ है वो पिघल करके बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियां गहरी पीली हो गई, अंधेरा
होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हो। थोड़ी देर में चांद निकला, हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। हिम सम्राट यानी हिमालय। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे थे। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनमें से इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय के बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे? और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। देखिए जो सेन था चित्रकार, वो सबसे अधिक खुश था। बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडरस्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। कौन? सेन। पूछा गया तो वह बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय को देखेगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बंबई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग, शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी शीर का बल हिमालय को देखता है। ऐसा किसने कहा? चित्रकार सेन ने। दूसरे दिन घाटी से उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती बहती है। देखिए 12 मील चलकर के कहां पहुंचे लेखक? बैजनाथ, जहां कौन सी नदी बहती है? गोमती। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर बैठा उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठा, यानी कि मन तड़प उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को मैं समझता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेखक के जो मित्र थे जो पान की दुकान पे बैठे थे, वो क्या थे? उपन्यासकार। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो उस दर्द को बुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती है और हम है कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से गिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कब हूं हो यही रहनी रहो, मैं क्या कभी ऐसे ही रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर? और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूंगा। नहीं बंधु, आऊंगा मैं, फिर लौट कर वहीं आऊंगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वही मन रमता है, मैं करूं तो क्या करूं। तो देखिए बहुत अच्छा पाठ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पंक्ति कब हो ये रहनी रहोगो, ये कहा है तुलसी ने, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा पाठ, इसमें लेखक ने कौसानी जो क्षेत्र है उसका और उसके आसपास का जो प्राकृतिक छटाएं हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ लेखक ने प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है उसको भी आप अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि लेखक ने जो प्राकृतिक छटा है कौसानी की उसका वर्णन कैसे किया है, उसको अच्छे से समझाएं। तो बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न कैसे बन सकता है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़े, समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा और इसको देखें, समझें।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से इस पाठ को हमने समझा। और प्रश्नों की बात करें तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हैं और साथ ही अति लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न की बात करें तो लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देकर खोया खोया ऐसा क्या हो गया, ये तो हमने शुरू में पढ़ा था। साथ ही लेखक ने किससे मिलने पर कहा कि इसका इन जैसा साथी जो है वो पिछले जन्म के पुण्यों से मिलता है, तो शुक्ल जी के लिए कहा था। लेखक की सारी निराशा और खिन्नता कब दूर हुई, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि जब बर्फ दिखा उसके बाद लेखक की सारी खिन्नता और निराशा दूर हुई। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से देख सकते हैं। त्रिताप कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, और हिमालय की शीतलता से वे कैसे दूर होते हैं इसको भी आप दोबारा यदि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिमालय के पर्वतीय सौंदर्य स्नोफॉल किस तरह पर्यटकों को आकर्षित करता है, और कौसानी गांव में डूबते सूरज का जो वर्णन था वो भी हमने पढ़ा, तो उसको भी आप अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो प्रश्न है इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं यदि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर और भी बहुत से यूजफुल वीडियोज है, और यहाँ पर 1 से लेकर जो पार्ट 13 हैं वो भी हमने पढ़ा लिए, और उनके जो वीडियो हैं वो चैनल पर अवेलेबल है, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। साथ ही व्याकरण के चैप्टर की भी शुरुआत हम कर चुके हैं, उसे भी आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज आपके लिए जो बहुत यूजफुल हैं वो भी चैनल पर डले हुए, उन्हें भी आप जरूर देखें, उनका भी आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।